आप लोगों के सामने मेरा प्यारा बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो सीखेंगे वो आज लास्ट टॉपिक सीखेंगे वो कि जो है कि क्वांटम नंबर्स। देखिए मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। उससे पिछली दो क्लासेस जो हुई थी उसमें मैंने सेल सबसेल ऑर्बिटल, एक केस में तो मैंने सेल सबसेल ऑर्बिटल के शेप बताए। फिर कई बच्चों को जो प्रॉब्लम आया तो उसके अगली क्लास में मैंने उनका 3D व्यू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। इन दो चीज़ों को समझ लेने के बाद अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्लास है मेरा प्यारा बच्चा, आज की क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में सीखेंगे और कुछ रूल्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वांटम नंबर के बारे में शुरुआत करता हूं कि होता क्या है। एक हमारे सामने टर्म आया है जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, क्वांटम नंबर के नाम से। अगर माना मुझसे कोई कहता है कि भाई क्वांटम नंबर होते क्या हैं, इफ समवन आस्क कि भाई हमको जरा बताइए कि क्वांटम नंबर होते क्या है, व्हाट आर द क्वांटम नंबर, तो हम कहते हैं कि क्वांटम नंबर कैन बी डिफाइंड एज दोज इमेजिनरी नंबर। हम कहते हैं कि क्वांटम नंबर जो होते हैं ये ऐसे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। क्वांटम नंबर कैन बी डिफाइंड एज दोज इमेजिनरी नंबर्स विच टेल्स, जो कि मेरा प्यारा क्या करते हैं बताते हैं, विच टेलस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, विच टेलस द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। अच्छा अभी तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा आइडिया देता हूं। एक चीज ऐसे समझो कि क्वांटम नंबर बस हमने कुछ इमेजिनरी नंबर मेंशन किए। एक तरीके से मान के चलो जैसे आप लोगों की हाउस प्लेट होती है, घर की, घर का जो नंबर होता है, ठीक है, नंबर प्लेट होता है, हाउस नंबर का जो प्लेट होता है, उसको अगर तुम ध्यान से देखो, अगर उसको हम ध्यान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं, अच्छा इसीलिए इसका एक और स्पेशल नाम है, इसे हम जानते हैं किस नाम से, पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग एक नाम देते हैं क्या, पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। क्या आइडिया लग जाएगा? जैसे आपके घर के बाहर जो नंबर प्लेट लगी होती है, घर का जो नंबर होता है उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे सबसे पहले आपका नाम लिखा होता है कि भाई ये जो है ये फला नाम है आपका, ठीक है। नाम के साथ साथ ये लिखा होता है कितने मेंबर हैं, घर का जो नंबर जो लोकेशन होती है वो लोकेशन लिखा होता है। तो अगर आपके जो एड्रेस है, घर का जो एड्रेस है, एड्रेस वाली जो प्लेट है उस पर जो भी प्रेजेंट है वो किसी को दे दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं आप तक रीच कर सकता है, वो आप तक पहुंच सकता है। जिस तरीके से उस कुछ डिटेल से जो उस प्लेट पे लिखे हुए हैं, उस डिटेल से कोई भी अननोन पर्सन आप तक आ सकता है, आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है, आपको पहचान सकता है या आपके घर तक पहुंच सकता है, बिल्कुल वैसे ही कुछ इमेजिनरी नंबर मेंशन किए गए हैं जिन इमेजिनरी नंबर की मदद से हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में और भी कई सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, उन क्वांटम नंबर को एक और नाम दिया जाता है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, पोस्टल एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब वैसे भले ही कुछ ज्यादा चीजें क्लियर ना हो रही हो एक, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। वो थोड़ा थोड़ा क्या आइडिया लग रहा होगा कि पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि, सॉरी, क्वांटम नंबर का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे नंबर जिन नंबर की मदद से मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पा लूं। अब सबके मन में पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? पहली इंफॉर्मेशन कि भाई वो कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, उसकी एनर्जी क्या है, वो कैसे रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इनके उसका ओरिएंटेशन क्या है। ऐसे कई सारी जो जानकारी होती है, कई सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें क्वांटम नंबर से बड़ी इजीली मिल जाती है। तो कम से कम सबसे पहला जो टास्क है आपके सामने वो इसकी डिफिनेशन जरूर याद करिएगा। एक नंबर में डिफिनेशन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है, आप लिखोगे कि क्वांटम नंबर ऐसे इमेजिनरी नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे इमेजिनरी नंबर को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर्स। उन्हें हम क्वांटम नंबर का नाम देते हैं। बात नंबर एक, अब क्यों पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं ये भी हमको समझ में आ गया कि हाँ भाई इन्हें पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं। क्योंकि जैसे पोस्टल एड्रेस से किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वैसे क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं इन क्वांटम नंबर को डिवाइड करूं, ये क्वांटम नंबर को मैं डिवाइड करूं तो क्वांटम नंबर आप लोगों को पढ़ने हैं टोटल 4 तरीके के। आप लोगों को 4 तरीके के क्वांटम नंबर पढ़ने हैं। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो है मेरा प्यारा बच्चा जिसे हम कहते हैं किस नाम से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा मेरे सामने है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
दूसरा है जिसे हम कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और जो थर्ड है उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी केवल इनके बारे में समझिए, फिर मैं अभी सिखाता हूं कि क्या है। और जो लास्ट है उसे हम जानते हैं किस नाम से, स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। ये क्वांटम नंबर इस तरीके से होते हैं। चलिए, हो सकता है कि मैंने क्वांटम नंबर पिछली क्लास में भी जिक्र किया हो। कब मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था? जब मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा रहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के समय बताया था मैंने कि जब तुम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उनके सॉल्व करने पे तुमको डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, कई सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। जो अलग अलग वैल्यूज और सॉल्यूशन मिलते हैं उन्हें ईगन वैल्यूज कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्व करने पर ही हमको क्वांटम नंबर भी मिलते हैं। लेकिन इनमें से ये जो तीन क्वांटम नंबर हैं, केवल और केवल यही तीन क्वांटम नंबर जो हैं वो डिराइव किए गए हैं किससे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इन्हें हम लोगों ने क्या किया है? डिराइव किया है फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इसे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किया है। मतलब एक चीज, छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए कि ये जो चौथा क्वांटम नंबर है इसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं डिराइव किए हैं, इसे अलग रिलेशन से डिराइव करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे चार क्वांटम नंबर दे दे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे कि बताओ जरा इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर ऐसा है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं डिराइव है, तो आप टिक कर दोगे किस पे? स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं है। ये हुई बात नंबर एक। बात नंबर दो पे आते हैं। अब बात नंबर दो में अगर हम आए तो ये जो तीन के तीन क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चारों, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इनका थोड़ा प्रेजेंटेशन समझ लो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पर इसे एम एल भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक को एम से ही लिखूंगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एस से लिखेंगे, कई जगह पर इसको ऐसे लिखा जाता है एम स्मॉल एस, तो ऐसे भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। लेकिन जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इनका प्रेजेंटेशन पहले समझ लो कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से, और इसको इससे और इसको स्मॉल एस से, ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम नंबर के बारे में एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई होगी तुमको। वो क्या पता चल गया होगा कि सर ने आपको बताया कि क्वांटम नंबर ऐसे इमेजिनरी नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वांटम नंबर होते कितने तरीके के हैं? चार तरीके के, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। चार में से तीन जो होते हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव है और एक अनदर पैरामीटर से, अनदर इक्वेशन से डिराइव किया गया है। एक बात समझ लो, इंफॉर्मेशन तो देते हैं लेकिन कौन क्या इंफॉर्मेशन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेल के बारे में। ये ध्यान दीजिएगा, ये किसके बारे में बताता है? ये सेल के बारे में बताता है। याद करना आसान है, प्रिंसिपल सेल के बारे में। सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल। तो एजीम्यूथल किसके बारे में बताता है? सब सेल के बारे में बताता है। और नेक्स्ट देखो, जो ये है मैग्नेटिक, वो इसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और जो लास्ट है ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन या रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सिंपल सी भाषा में वो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताता है। एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। यहां पर ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये सेल के शेप, सेल का शेप क्या है, शेप क्या, छोड़िए साइज, सेल का साइज क्या है और उसकी एनर्जी क्या है, इसके बारे में बताता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है ये सबसेल के शेप के बारे में बताता है, शेप और भी कई सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। ये जो होता है ये एक तरीके से ऑर्बिटल जो के बारे में बताता है, ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल की लोकेशन क्या है, इसकी एनर्जी क्या है, इन सारी जानकारियों के बारे में बताता है। और ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ये छोटी छोटी जानकारी है। देखिए, पहली बात अपने दिमाग में बैठा लो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्वांटम नंबर के। क्वांटम नंबर के क्वेश्चन कई तरीके के आएंगे। हो सकता है कि एक नंबर में केवल डिफिनेशन आए कि क्वांटम नंबर होते क्या हैं, तो डिफिनेशन उधर वाली लिख दोगे। क्वांटम नंबर कैन बी डिफाइंड एज दोज इमेजिनरी नंबर विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे उन्हें क्वांटम नंबर कहते हैं। फिर हमने सिखाया चार तरीके के क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत ज्यादा माना दो नंबर में क्वेश्चन दे दे कि क्वांटम नंबर होते क्या हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये बताओ, तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट भी लिख सकते हो
कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल की इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसेल ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और जो लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर वो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। अगर इतनी बात भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स जो होंगे वो प्रॉपर मिल जाएंगे। इससे ज्यादा इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बुकलेट में और आपके नोट्स में प्रॉपर दे रखी है, एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे आप उनको आराम से पढ़ सकते हो। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अब इससे बनते हैं क्वेश्चन कि क्वांटम नंबर निकालने को देगा। हर इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिक क्वांटम नंबर होता है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिक क्वांटम नंबर का मतलब, जैसे तो मैं कहूं कि हर इंसान का एक अपनी लोकेशन है, अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक एनर्जी है, अपना एक स्टेटस है। अब भाई मैं एक टीचर हूं, मैं यहाँ जानकीपुरम में रहता हूं या हम इस लोकेशन पे रहते हैं, फला फला फला, आपकी अपनी एक कुछ अलग इंफॉर्मेशन होती है। तो वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। मतलब ये नहीं कि सारे के सारे डिफरेंट हो सकते, जैसे हमारे साथ में हमारे फैमिली मेंबर हैं। अब हमारे फैमिली मेंबर भी यहीं रह रहे हैं, अब फैमिली मेंबर भी यहीं रह रहे हैं, तो कुछ क्वांटम नंबर मैच कर जाएंगे, लोकेशन वाला क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा, और भी कई सारे क्वांटम नंबर मैच कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ मैच कर जाए ऐसा जरूरी नहीं, कम से कम एक क्वांटम नंबर तो पक्का डिफरेंट होगा। ये चीज तो दिमाग में बैठा लो। इसे आगे चल के एक नियम नाम दिया जाएगा जिसको बोलते हैं हुंड्स प्रिंसिपल, में अलग से लिखवाऊंगा। वहां पर यह लिखने को मिलेगा, यह पढ़ने को मिलेगा कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। बहुत ज्यादा 3 सेम हो जाएंगे, लेकिन चारों के चारों सेम हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो क्वांटम नंबर के बारे में कम से कम इतना पता होना चाहिए। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1 तक। कहां से कहां तक होती है? 0 to n-1 तक। चलिए मैं कुछ और भी चीजें सिखाऊंगा। 0 to n-1 तक होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 + L तक होती है, -L2 + L तक होती है, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर की केवल 2 ही वैल्यू होती हैं, एक +½ मान के चलते हैं, एक दूसरा -½ हम ये मान के चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो उसे +½ मान के चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो -½ मान के चलेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे क्वांटम नंबर? हाउ वी विल फाइंड द क्वांटम नंबर? अब हमारे सामने ये टास्क है, तो चलिए हम इस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को इंफॉर्मेशन के तौर पे ये समझाया गया कि भैया क्वांटम नंबर होते क्या है। क्वांटम नंबर आपने पढ़े 4 तरीके के। अब ये कैसे पता किए जाते हैं, चलो इस चीज पे आ जाओ। सबसे पहले एक एक करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर एक चीज बोलूं, मैं बोलूं कि n की वैल्यू में लिख देता हूं, यहां n की वैल्यू में लिख देता हूं। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान देना, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट अबाउट द सेल, ये सेल के बारे में भी रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अबाउट द सेल, ये सेल के बारे में भी रिप्रेजेंट करता है, ये सेल के बारे में बताएगा। तो मैं अगर कहूं कि किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन 3rd सेल में है, मतलब जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ही सेल होगा। तो एक बात तो दिमाग और भेजे में अच्छे से बैठा लो कि किसी इलेक्ट्रॉन का अगर मैंने कहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है मतलब वो 4th सेल में है, किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, n की वैल्यू 2 है तो मतलब वो 2nd सेल में है। तो सीधा सीधा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये n की वैल्यू माना 1 है, n की वैल्यू माना 2 है, n की वैल्यू माना 3 है, n की वैल्यू माना 4 है, एक एग्जांपल के तौर पे, इतनी चीज समझा? तो आप लोगों को तो ये पढ़ाया भी गया था, क्या पढ़ाया गया था कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो एक ही सबसेल होगा, कौन सा? s। n की वैल्यू 2 होगी तो 2 सबसेल होंगे, s होगा और p होगा। 3rd सेल होगा तो 3 सबसेल होंगी, s होगा, p होगा और d होगा। 4th सेल होगी तो 4 सबसेल होंगी, s होगा, p होगा, d होगा और f होगा, एंड g भी, मतलब 5वें में g भी आ जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर जितना सेल नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग उतने सबसेल होते हैं। तो एक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे आप यहां पर कहीं नोट डाउन कर लीजिए, अलग से एक नोट डाउन मैंने ये लिखवाया भी है कि नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सबसेल इन दिस सेल, किसी भी सेल के अंदर जो सबसेल के नंबर होते हैं वो इक्वल टू होता है किसके? सेल नंबर के, जो भी सेल नंबर हो उसके इक्वल। अगर 4th सेल है तो 4 सबसेल होंगी, 3rd सेल है तो 3 सबसेल होंगी। तो पहला तो नियम ये दिमाग में बैठा लो, पहली बात। अब यहीं से मैं एक क्वेश्चन दूं तुम लोगों को, जरा बताओ हमको। मैं कहूं व्हाट इज, मैं ऐसे कहूं, ये क्वेश्चन बुक का ही है जितना मुझको याद आ रहा है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ
व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर जी सबसेल। जी सबसेल को रखने के लिए मिनिमम वैल्यू एन की कितनी होगी जरा बताइए। अब देखो, हाँ एस 5 आ जाएगा, एस पी डी एफ और उसका जी आता है, तो एन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो सीधे 5 आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार ऑब्जेक्टिव में बना भी सकता है। एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि जी सबसेल होने के लिए मिनिमम एन की वैल्यू क्या होगी, एफ सबसेल होने के लिए, एफ सबसेल आने के लिए एन की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए, 4th। अगर 4th सेल नहीं होगा तो एफ नहीं आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर मैं केमिस्ट्री में कई बार आगे चल के पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा, ऐसे समझो, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जैसे तुम ये पीरियोडिक टेबल देखते हो, तुमने थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ऐसे बना पीरियोडिक टेबल देखा तुमने, ठीक। अब पीरियोडिक टेबल में हमने यहां पर गए, माना बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हम यहाँ गए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। यहाँ गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऐसे हमने पढ़ाया अलग अलग, ठीक। अब मैं वहां पर कुछ ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं वहां पर पढ़ाऊंगा कि फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरस PCl5 बना सकता है, ये 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो नहीं बना सकता है ऐसा बॉन्ड। तो वहां पर मैं ऐसे बोलूंगा कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। मैं यहां का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्या बोलूंगा कि नाइट्रोजन के पास डी सबसेल नहीं होता है। डी सबसेल नहीं होता है, क्यों नहीं होता डी, क्योंकि ये देखो जब तुम चेक करोगे तो ये कौन से सेल में आएगा, सेकंड सेल में आएगा। ये यहां पर सेल होता है, ये सेल होता है, जो पीरियड होता है वो सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड पीरियड में है। आप चेक करोगे तो ये नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड में, तो नाइट्रोजन अगर सेकंड पीरियड में है तो उसके अंदर क्या डी होगा, बिल्कुल डी नहीं होगा। उसके अंदर मैक्सिमम क्या हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है। डी तो तब होना स्टार्ट होगा जब थर्ड या उससे ज्यादा हो। तो ये जो है ये थर्ड सेल में फास्फोरस जो है, सॉरी ये जो फास्फोरस है वो देखो किसमें है, थर्ड सेल में है। अब ये थर्ड सेल में है तो एसपीडी मतलब इसके अंदर डी हो सकता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी आने वाले टाइम में यूज होगा। तो मैं एक खाली बस रैंडमली बता रहा था कि जो जो तुम पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं चीजें यूज होंगी। आपको पता होना चाहिए कि जितना सेल नंबर होता है उसके अंदर उतनी ही सबसेल होती है। तो एक तो मैंने ये रिप्रेजेंट किया कि पहले के अंदर केवल एस, सेकंड वाले के अंदर एस और पी रहेगा, थर्ड वाले के अंदर एस पी डी रहेगा, फोर्थ वाले के अंदर एस पी डी एफ भी आ जाएगा। चलो अच्छी चीज है, वेरी गुड, शाबाश। चलो यहां तक हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो एजुमिथल क्वांटम नंबर है एल की वैल्यू ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एस के लिए मैं यहां एजुमिथल क्वांटम नंबर बता दे रहा हूं। एजुमिथल क्वांटम नंबर एस के लिए कितना होता है, 0। यहां वैल्यू कहां से कहां होती है, 0 से n-1, मतलब जितना n है उससे कम ही रहेगी। तो ये n है 2 तो इससे कम ही रहेगा, और इंक्लूडिंग 0, तो 0 से 1 कम मतलब 1, तो 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक तो इसको 0 दे दिया गया, इसको 1 दे दिया गया वैल्यू। थर्ड वाले केस में जो एल की वैल्यू होगी वो कहां से कहां होगी, 0 से n-1 मतलब 0 से 2 तक, तो इसको 0, इसको 1, इसको 2, इस वैसे ही इसको 0, ये 0 से 3 तक जाएगा, 0 1 2 3। अगर तुम यहां पे देख रहे होगे तो तुमको देखने को मिल रहा होगा कि यहां से पता चला कि एस के केस में वैल्यू हम कितना लेके चलेंगे, 0। पी के केस में वैल्यू कितना आ रहा है, 1। डी के केस में कितना आ रहा है, 2। एफ के केस में कितना आ रहा है, 3। 0 के केस में देखो, एस के केस में 0 ही आ रहा है, पी के केस में एजुमिथल क्वांटम नंबर 1 आ रहा है, इसके केस में 2 आ रहा है, इसके केस में 3 आ रहा है। अब कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, कोई आपसे ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, या कहीं भी इवन एग्जाम में भी आप अब से इस वाले चीज को हटा दीजिए। ऐसा लिखा होगा किताबों में, इस तरीके से समझाया गया होगा, लेकिन आपको जो जरूरत पड़ती है उस जरूरत की बेसिस पे केवल इतना याद रखिए कि आपको केवल वैल्यू याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एजुमिथल क्वांटम नंबर सबसेल का फिक्स होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए कितना आ जाएगा 2, एफ के लिए कितना आ जाएगा 3, एंड जी के लिए 4 एंड सो ऑन। तो एजुमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक। रहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू तो वैरी कर सकती है, -l से +l, और इसकी केवल 2 ही होती है। जब इतनी बात थोड़ी बहुत समझ में आई, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो अब मैं पहले इनके क्वेश्चन कर करके बताता हूं कि क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं और इनके क्वेश्चन आते कैसे। मैं सारे इनके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो ये देते हैं टाइप नंबर 1, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, टाइप नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन में वो क्या करते हैं कि क्वांटम नंबर दे रखे होंगे और कहेंगे सबसेल को रिप्रेजेंट करो। जैसे उन्होंने कहा कि what will be the subcell, what will be this subcell
वो सबसेल क्या होगा जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसका n इक्वल टू 5 हो, l इक्वल टू 2 हो। दूसरा, जिसका n इक्वल टू कितना हो, 4 हो, l इक्वल टू कितना हो, 1 हो। तीसरा, जिसका n इक्वल टू कितना हो, 3 हो, l इक्वल टू कितना हो, 0 हो। बताओ ये कौन सा सबसेल होगा, किसी को आइडिया? देखिए पहली बात, अगर मैं ऐसे लिखूं, n निकालना तो बहुत आसान है। n निकालना क्यों बहुत आसान है? n निकालने में जो आगे का नंबर होता है, जैसे 3D है, 4D है, 5F है, या 3S है, या 2P है, ऐसा लिख दूं मैं, तो आगे का जो नंबर है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आगे का जो नंबर है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो इस केस में n की वैल्यू 3, इस केस में n की वैल्यू 4, इस केस में n की वैल्यू 5, इस केस में n की वैल्यू 3, इस केस में n की वैल्यू 2। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे का नंबर दे देता है। ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर फिक्स है, एजीमुथल क्वांटम नंबर में कोई डाउट नहीं है। अब जरा बताओ ये कौन सा सबसेल होगा, किसी को आइडिया लगा? 5D। ये होगा 5D। क्यों 5D होगा? क्योंकि आप लोगों को बताया गया कि जो L होता है वो D के लिए होता है 2। अब अगला बताओ, अगला कौन सा है? 4P। ये 4P है, वेरी गुड। क्योंकि आगे का नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, और L1 किसके लिए होता है? P के लिए होता है। याद करवाया, L की वैल्यू रट लो पहले, बहुत कठिन नहीं है। S के लिए L की वैल्यू 0, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। बस, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब ये देखो, ये कौन सा है? ये 3S। तो उम्मीद करता हूं कि जो पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल या फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन वो ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्वांटम नंबर पे जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। चलिए टाइप नंबर 2 पे आते हैं। टाइप नंबर 2 में कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, वो कहेंगे which are correct set of quantum numbers for an electron। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कौन होंगे? मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर आपको पता करने होंगे कौन सा सेट सही है, बाकी समय कुछ गलत होगा। जैसे इसमें मैं लिख दूं n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4, s इक्वल टू -12। ठीक, दूसरा n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू -2, s इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -2, s इक्वल टू +12। चौथा n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -12। अब बताओ, इनमें से बताओ कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? पहला वाला गलत है। कोई बता सकता है क्यों गलत है? पहला वाला क्वांटम नंबर का सेट गलत है, क्यों? किसी को आइडिया? मैं खुद बता दे रहा हूं, इसका आंसर जो है वो 4th है। जो m है, m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो l के प्लस में दे रखा है। अच्छा, तो देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो -l से +l होता है। नहीं, पहला वाला सही है, मैं थोड़ा गलत लिख गया। इसमें मुझे m की वैल्यू जो लिखनी थी वो मुझे लिखनी थी कितनी, -5। ठीक, अब बताइए। अब इसमें देखो क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां जाती है? -l से +l ही जाती है। तो अगर इसके लिए l की वैल्यू 4 है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो मैग्नेटिक कितना जा सकता था? -4 से +4 जा सकता था। मतलब -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, केवल इतना जा सकता था। लेकिन वैल्यू कितनी है? -5। मतलब -l से +l की रेंज से भी अलग है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक, पहला वाला ऑप्शन गलत है। कोई दूसरे वाले में गलती ढूंढेगा कि दूसरे में क्या गलती है, दूसरा वाला क्यों गलत है, दूसरा सेट क्यों गलत है? किसी देखते कौन ढूंढ पा रहा है? किसी का कोई आइडिया? दूसरा कुछ गलत होगा?
एस जीरो है। स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसकी केवल दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ होगा क्लॉकवाइज के लिए, माइनस हाफ होगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो यहाँ पे ये देखो गलत है, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी, तो इसके कारण ये वाला क्वांटम नंबर का सेट गलत हो गया। थर्ड में क्या गलती है? अच्छा, थर्ड में क्या गलती है सर? एल एन के बराबर है। हाँ, n जो है वो l के इक्वल नहीं हो सकता है, वो हमेशा n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी। क्यों भैया? क्योंकि तुमने l की वैल्यू क्या याद की थी, 0 to n-1। n-1 का मतलब n से तो छोटा होगा ना, l की वैल्यू कभी बड़ी नहीं हो सकती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बराबर दे रखा है, तो ये देखिए टेक्निकल एरर यहाँ पे है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू जो होगी वो उससे कम हो सकती है, तो 3 से कम 2 है, वेरी गुड। m की वैल्यू -2 से +2, तो ये -2 से +2 के बीच ही में है, -2 से +2 तक ही हो सकता था, तो वो भी फॉलो कर। s की वैल्यू भी है, तो ये सही है, ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ये करेक्ट सेट है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है कहां पर, माना आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटम नंबर का ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नॉर्मल स्कूल में भी, और कभी कभी कॉम्पिटिटिव फॉर्म में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं। तो देखिए मैंने दो टाइप के क्वेश्चन आपके सामने क्वांटम नंबर के अभी तक रिप्रेजेंट किए। टाइप नंबर 1 जिसमें आपको सबसेल के बारे में बताना है, टाइप नंबर 2 जिसमें ये बताना है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में देखो, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन बताता हूं। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को समझने के लिए, टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, इसे हम जानते हैं n+l रूल के नाम से। इसे हम क्या कहते हैं? n+l रूल। ये ध्यान दो, एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि n+l रूल होता क्या है, अदरवाइज इसको हम बता देंगे। याद करो, एक दिन मैंने तुमको आप-बाउ प्रिंसिपल पढ़ाया था। आप-बाउ प्रिंसिपल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे, जिसकी एनर्जी कम पहले उसमें, जिसकी ज्यादा उसमें। लेकिन डिसाइड कैसे किया जाता है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, इसको डिसाइड करने के लिए मेरा प्यारा बेटा मेरे सामने है n+l रूल। n+l रूल में दो नियम है। रूल नंबर एक ये कहता है दो सबसेल विल हैव मोर एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। हु हैव, जिसके पास क्या हो? मोर वैल्यू ऑफ n+l हो, जिसके पास n+l की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब उन्होंने कहा कि वो सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसके पास n+l ज्यादा हो। जैसे एक एग्जांपल देखो, हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, हमने लिखा माना 3s, और हमने यहां पर लिखा माना 4d या 4p लिख दिया, ठीक। अब हमको चेक करना है इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो चेक करो। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। इसके लिए l की वैल्यू कितनी है? s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बताओ, आज याद कराया मैंने। s के लिए l की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसमें n+l कितना निकला? देखो n+l निकला 3। इसमें n की वैल्यू देखो कितनी है? n की वैल्यू है 4। l की वैल्यू p के लिए कितना होता है? s के लिए 0, p के लिए 1, तो कितनी वैल्यू आई? 5। तो आपने देखा कि n+l किसमें ज्यादा निकल के आ रहा है? बताओ, भगा दो उनको पहले, अभी क्लास हो रही चल रही है, ठीक, ध्यान दो। अब हमने क्या कहा कि n+l की जो वैल्यू होती है वो n+l की वैल्यू किसकी ज्यादा है? n+l की वैल्यू मेरा प्यारा बच्चा इसमें ज्यादा है। अब n+l की वैल्यू इसमें ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, सीधी सीधी। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इस वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कह रहा है, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि यहां पर अगले रूल पे आओ कि अगर n+l सेम हो जाए तब क्या होगा? इफ n+l इज सेम, अगर n+l की जो वैल्यू है मेरा प्यारा बच्चा वो क्या है? सेम है, देन दैट सबसेल विल हैव मोर एनर्जी, उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, मोर एनर्जी हुज वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर, जिसके n की वैल्यू क्या होगी मेरा प्यारा बच्चा? बड़ी होगी। अच्छा, मतलब जैसे मैं एक केस बोल दूं, मैं यहां लिख देता 3d और मैं यहां लिख देता 4p।
इन दोनों में कंपेयर करना है, ठीक। अब इसमें n की वैल्यू तो नहीं बताओ, कोई लोग जल्दी से बताओ n की वैल्यू, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू बताओ जरा 2, तो n प्लस l कितना आ रहा है 5। इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, आगे का नंबर होता है, और l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 2, तो कितना आ रहा है, नहीं l की वैल्यू 1 होती है ना p के लिए, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5। अब देखो n प्लस एल तो सेम आ गया। पहला नियम क्या था, पहला नियम यह था कि n प्लस एल जिसका ज्यादा होगा, जिसका भी n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, पहली बात। लेकिन फिर दूसरे केस में हमने क्या देखा, पहले केस में देखा कि जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन दूसरे केस में देखा कि n प्लस एल यार तो सेम हो गया। जब सेम हो जाए उस केस में नियम क्या कहता है कि जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बताइए, 4p। तो इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी 4p। तो उम्मीद करता हूं टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन है क्वांटम नंबर पर बेस, ये क्वांटम नंबर से ही डिसाइड किया गया है। वो कभी कभी पूछ लेता है कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है। यहां पर ये डिफिनेशन भी आ जाता है, सम टाइम सीधे सीधे ये डिफिनेशन भी पूछ लेता है कि n प्लस एल रूल होता क्या है। तो कहोगे कि n प्लस एल रूल जो होता है ये कंपैरिजन करता है दो सबसेल की एनर्जी के बीच में। दो सबसेल में जिसका भी n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अगर n प्लस एल सेम होगा तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हुआ टाइप नंबर 3 क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 क्वेश्चन के बाद क्वांटम नंबर पे और क्वेश्चन बनाता हूं, चलिए आगे आते हैं। टाइप नंबर 3 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 4। अब मेरे सामने आया टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन, देखते हैं कि भैया टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन कैसे डिसाइड करेंगे। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन में हम लोग कुछ ऐसे बोलेंगे कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर निकालने कहेगा। जैसे मैं ऐसे लिखूं, फाइंड ऑल द क्वांटम नंबर, फाइंड ऑल द क्वांटम numbers, find all the quantum numbers of electrons, जो electrons प्रेजेंट हैं in 3d6 में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके सारे क्वांटम नंबर निकालो। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मैं इसीलिए क्वेश्चन को टाइप वाइज बांट दिया हूं जिससे आपको डाउट ना रहे। अब 3d6 में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर दिख रहे हैं ना, कितने 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर बताओ क्या क्या होंगे। तो देखो कैसे हम क्वांटम नंबर बताएंगे, 3d6 यहां पर है, चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। अब 3d6 के इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर बताने हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ये तो पक्का है। d के लिए एजुमेथल तो फिक्स रहता था, d के लिए क्या होता था sp_d 2, यही होता था, p के लिए 1 और d के लिए 2। अब रहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने पहले बताया -l से +l, तो क्या हो जाएगा -2 से +2। -2 से +2 का मतलब या तो -2 होगा या तो -1 होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये फिक्स तुमने नहीं किया है ना, उसने पूछा था, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के पूछता तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता, क्या स्पेसिफिक करना पड़ता कि कौन सा मैग्नेटिक होगा। लेकिन अभी हम ऐसे ही लिख देंगे पूरा, क्या लिख देंगे -2 से +2। अब उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन का 6 में से, देखिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन का, सुनिए 6 से 6 इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 ही है। क्यों 3 है, क्योंकि थर्ड सेल में है 6 के 6। तीनों के तीनों का जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो कितना है 2 ही है। क्यों 2 ही है, क्योंकि वो डी के अंदर है। लेकिन अब डी के अंदर ऑर्बिटल में अलग अलग हो गए, अलग अलग ऑर्बिटल में वो चले जाते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबका वेरी करेगा, लेकिन वेरी करेगा तो उनमें से -2 से +2 ही जाएगा, ठीक। तो -2 से +2 किसी का होगा। स्पिन क्वांटम नंबर ये भी अभी हम फिक्स नहीं करेंगे, हम यहां लिख देंगे -12 और +12, -12 या फिर +12, मतलब उनमें से कोई क्लॉकवाइज होगा कोई एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 2 ही वैल्यू होती है तो और करके लिख देंगे। तो ये आंसर ऐसे लिखा जाता है, आपके सामने कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि बताओ इनके सारे क्वांटम नंबर जो होते हैं इन जो इलेक्ट्रॉन 3d6 में हैं उनके क्वांटम नंबर लिख के दिखाइए। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप ये समझ जाओगे। मैं इसी क्वेश्चन को, क्या चीज बेटा, जो 3d6 लिखा है वो 6 क्या होता है? तुम बेटा क्लास 11 में ही हो श्रेया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लास की थी कि नहीं, आंसर दीजिए। तो जब कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो ऊपर क्या होते थे जो ऊपर लिखते थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, वो तो आउटर मोस्ट सेल के होते थे। 1s2 लिखेंगे तो 2 क्या होता था, वाह ना वाह बेटा। कोई बताएगा कि ये 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन।
ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इतना तो बेटा कुछ बेसिक चीजों समझो। हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे ना 1s2 2s2 2p6, तो ऊपर क्या लिखते थे? ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते थे। तो 3d6 का मतलब डी के 3d सबसेल हो गया, थर्ड सेल का डी सबसेल, और उसके अंदर ऊपर जो लिखा होता है वो क्या बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, और 6 इलेक्ट्रॉन में से जो क्वांटम नंबर होंगे वो, हाँ तो तुम अचानक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती हो कि हमको लगने लगता है पता नहीं क्या पूछ रही। पता चला इस क्वेश्चनों से हम फिर किसी दिन लटक जाएंगे यहाँ ऊपर, कहेंगे ये श्रेया ने हमको परेशान किया इसलिए इसी चक्कर में लटके। अब ध्यान दो, यहां तक की बातें समझ में आ गई जी। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदलूंगा, बदल के लिखूंगा जिससे पता चले कि क्वेश्चन में अंतर क्या आ रहा है। यही क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाता है, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर्स, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ second last electron in 3d6, second last electron in 3d6। 3d6 जो होता है उसके सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर आपको निकाल के दिखाने। फाइंड दी ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3d6। 3d6 जो होता है उस 3d6 के सारे क्वांटम नंबर तुमको निकाल के बताने हैं। समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा दोनों में अंतर क्या है? वहां 3d6 में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर पूछा तो कुछ इस तरीके से आए, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर पूछ रहा है। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो वही रहेगा, n = 3 रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन है 6 के 6 हो वही रहेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर d है तो d के लिए क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। ये दोनों तो नहीं बदलेंगे। आप पहले सेकंड इलेक्ट्रॉन को पकड़ो तो कहां है? देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये डी था। डी में कितने सबसेल होते थे? 5 सबसेल होते थे, ऐसे बताया था मैंने। डी सबसेल में कितने होते थे? 5। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते थे। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसे भरना भी सिखाया था। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले एक एक करके ही भरेंगे, ये नियम है। इस नियम को भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस नियम को कहते हैं हम लोग बाउ प्रिंसिपल, हुंड प्रिंसिपल, हुंड प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन भर गए और ये छठा इलेक्ट्रॉन तुमने भरा, जो कि उल्टा भरा जाता है, मैंने बताया था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर हम इलेक्ट्रॉन रिपीट करेंगे। तो देखो ये जो है ये सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ये क्या है? सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ये जो है ये क्या है? सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है। सेकंड लास्ट कैसे हो गया? ये तो वो हो गया ना बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकंड लास्ट कहां से हो गया? ये तो हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट में ये भरा गया। सेकंड लास्ट तो ये हुआ ना, सेकंड लास्ट ये हो गया, ये हो गया सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब पूछा क्या गया है? तुम्हें इसके क्वांटम नंबर बताने हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा। पहले में पूछा गया था 3d6 में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके क्वांटम नंबर निकालो। दूसरे में क्या पूछा गया है कि 3d6 में से जो सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके क्वांटम नंबर निकालो। तो 3d6 में तुमने डी में 5 होते हैं ऑर्बिटल, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा, ये लास्ट है, और सेकंड लास्ट कौन सा था? ये, इसके क्वांटम नंबर पूछे गए हैं। तो पहली बात, सबके सब 3 के अंदर है, सबके सब 3 के अंदर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 ही होगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि डी के अंदर है सबके सब। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा, अब वो -2 से +2 नहीं होगा, स्पेसिफिक लिखोगे। अब कैसे लिखोगे? आप ये तो पता है कि मैग्नेटिक -L से +L होते हैं, मैग्नेटिक -L से +L होता है, तो -2 से +2 ही जाएगा। तो यहां लिख दो -2 -1 0 +1 +2। अब जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है उसके ऊपर देखो क्या, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा है कि उसके नीचे जो तुमने लिखा है, तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या लिखोगे? +2 लिखोगे। नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर जब तुम आए तो स्पिन क्वांटम नंबर में तुम क्या देख रहे हो? उसको कैसा तुमने फिल किया है? तुमने ऊपर की तरफ फिल किया है ना। अब ऊपर की तरफ फिल किया है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना मान के चलोगे? +½ तो जब आप मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर लिखो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करो कि भाई तुमने मैग्नेटिक और स्पिन क्या सोच के लिखा है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन में अंतर उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। वहां 3d6 के अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन थे उनके क्वांटम नंबर पूछे गए और इसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर पूछे गए। चलिए, यहां तक की चीजें समझ लेने के बाद अब हम आगे आते हैं कुछ रूल्स पे, जो रूल थोड़े से रह गए थे। हाँ बोलो। सर अगर 6 का पूछा जाता तो हम लोग -2 बताते हैं n की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। 6 का पूछा जाता मतलब मैं समझा नहीं, लास्ट की 6 जैसे सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन को पूछा गया था, लास्ट को पूछा हाँ, जाता तो लास्ट का फिर -2 बताते। अगर लास्ट का होता तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 हो जाता। समझी?
और फिर अगर हम लोग पहले नीचे की तरफ रहते और बाद में ऊपर की तरफ रहते मतलब x तो की value तो एस की वैल्यू वेरी करेगी अनुसार। इसीलिए मैंने क्या कहा कि जब भी तुमको ये आंसर लिखना हो तो पहले तुम प्रेजेंट करके दिखाओगे, और तुमने कैसे प्रेजेंट किया उस बेसिस पे क्वांटम नंबर डिसाइड करोगे। क्योंकि नियम यह कहता है कि तुम चाहे पहले उल्टा उल्टा भरो, तुम चाहे पहले सीधा सीधा भरो, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जनरली जो एक ट्रेंड है, ट्रेंड में कहते हैं कि लोग जैसे भाई गाड़ी चाहे तुम लेफ्ट साइड स्टीयरिंग हो, और कई देशों में क्या होता है दूसरी साइड स्टीयरिंग होता है। तो रूल इलेक्ट्रॉन तुम चाहे जैसे भरो, और दोनों सही, केमिस्ट्री की भाषा में दोनों है, तुम चाहे पहले एंटी क्लॉकवाइज भरो फिर क्लॉकवाइज भरो। लेकिन अब हम कैसे भरे हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने पहले रिप्रेजेंट कर दिया। जो तुमने रिप्रेजेंट किया उसके अकॉर्डिंग तुमने आंसर दिया, इसलिए तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं तुम्हारा डाउट क्लियर होगा अनुसार। ठीक, चलो अब जब तुमको, हाँ बोलो और पूछो। लास्ट इलेक्ट्रॉन का एस क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन का एस क्या होगा? ये लास्ट इसका प्लस हाफ होगा, ये ऊपर है ना जितने, ये -2 होगा। ये इसका, तो ये नीचे की तरफ है तो इसका माइनस हाफ होगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? नीचे की साइड है, तो नीचे की साइड है तो क्या होगा? एस एस की वैल्यू माइनस हाफ होगी, समझे अमन? तो जो ऊपर लिखा होगा उसका प्लस हाफ, जो नीचे होगा माइनस हाफ। तो देखिए मैंने क्वांटम नंबर के टाइप बना के आपको समझाए हैं। तो 5 टाइप के मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, इस तरीके से बन सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके स्कूल में बनने के चांस बनते ही नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सीखोगे, आप लेक्चर को दोबारा देखिएगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थोड़े बहुत रूल बचे हैं, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, मैं उन रूल्स को समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए कुछ रूल्स आते हैं, ये रूल्स की डिफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला रूल, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं किस नाम से? अबाउ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ये आपको बताया भी गया है, अबाउ प्रिंसिपल बोला गया था, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड into different electrons are filled into different subcells. Electrons are filled into different subcell according to increasing order of their एनर्जीज। मतलब अलग अलग सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये रूल उसे तुमने देखा था 1s 2s कैसे भर रहे थे, कि पहले हम 1s2 फिर 2s2 फिर 2p 3s2 3p 4s 3d। तो आपको मालूम है कुछ इस तरीके से पैटर्न जो था तो तुम लोग फॉलो कर रहे थे, प्यारा बेटा, आप इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहे थे। ये पहला नियम है, रूल नंबर 2, ये है पहला। अब रूल नंबर 2 जिसे हम कहते हैं n+l रूल। n+l रूल भी पूछा जाता है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, डिस्कस इसके बारे में बात ही नहीं करना है। थर्ड, अगला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हुंड्स प्रिंसिपल, पूरा नाम क्या है? हुंड्स प्रिंसिपल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, नहीं तो शॉर्टकट में केवल हुंड्स प्रिंसिपल ही बोलते हैं। ये देखो क्या है हुंड्स रूल ये कहता है कि ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन into degenerated orbitals, pairing of electron only occurs when each orbitals get one electron into it। ये ऐसे लिखोगे। अभी कहता क्या है, थोड़ा ध्यान दो। ये कहता है कि जब हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जाएंगे, इसको थोड़ा यहां पे ऐसा समझो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि माना डी का मतलब जैसे हम ये पी के 3 डी होते थे, वो डीजेनरेटेड होते थे। कौन पी सबसेल के 3 डीजेनरेटेड होते थे? px py pz।
तीनों की एनर्जी सेम होती थी। या हम डी की बात कर लें तो डी की बात कर लें तो डी के अंदर 5 जो बनाते थे ब्लॉक, आप ये 5 इस तरीके से बनाते थे, ये डी जनरेटेड होते थे, पांचों के पांचों ऑर्बिटल डी जनरेटेड होते हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे थोड़ा ध्यान सुनिएगा, हमने क्या किया मेरा प्यारा बेटा, हमने किया क्या, हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा। नियम ये कहता है कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स के अंदर जब तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे तो रिपीटिशन तभी करोगे जब सब में एक एक भर जाएगा, जब एक एक भर जाएगा तभी रिपीट करना शुरू करोगे। ठीक, मतलब अगर तुम पहले एक एक भर रहे हो, एक एक भर लोगे तो रिपीटिशन केवल तभी स्टार्ट होगा जब सब में एक एक भर जाएगा। अच्छा मैं तुमको एक बात बताऊं, मुझे जरा बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है जो मैंने ऐसे किया है? क्या मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं ऐसे? क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, नहीं सही है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बना देगा, कहेगा दिस कॉन्फ़िगरेशन वायलेट्स विच रूल, ये कौन से रूल को वायलेट कर रहा है, मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो कौन से रूल को नहीं फॉलो कर रहा है? तो ये कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा? हुंड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। देखिए मैं पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आता है। ऐसे ही क्वेश्चन बना देगा, कहेगा कि बताओ दिस कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट फॉलो विच रूल्स, ये कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या बोलोगे? हुंड प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ये भी बात नंबर 2। अब हम एक ऐसी बात डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्कूल में बहुत कम पूछी जाती है, वो ये कि यहां पर कई सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर इस बात का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्या मतलब है? तो चलिए अब हम इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझाने के लिए मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए। ये पहला एक बना दिया, एक दूसरा हमने बना दिया, इसमें भी 5 ऑर्बिटल हमने बना दिए। ठीक, ऐसे मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, हमने माना इसमें इलेक्ट्रॉन भरे 1 2 3 4 5, ठीक ऐसे 6, मैं 6 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं D6, और 6 इलेक्ट्रॉन में इसमें भर रहा हूं D6, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भरे। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा जो नियम है, कौन सा नियम ऐसा है जो हुंड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला फॉलो कर रहा है। वेरी गुड, ऊपर वाला नियम फॉलो कर रहा है। अब अगर मैं यहां पर स्पिन काउंट करूं, स्पिन काउंट कैसे करोगे? जो क्लॉकवाइज होगा उसे प्लस हाफ, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसे माइनस हाफ। तो इसमें काउंट करो, ये क्या आया? प्लस हाफ ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ माइनस हाफ। फिर मैं एक साथ लिख देता हूं, ऊपर की तरफ कितने हैं? 5, तो 5 इंटू प्लस हाफ, और एक क्या है? माइनस हाफ करके, उल्टा है एक। तो पूरा जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 टाइम ऑफ प्लस हाफ, मतलब टोटल स्पिन कितना निकल के आया? 2। टोटल स्पिन कितना निकल के आया? 2। एक ऐसा समझ कर चलो, ठीक है। अब तुम इसमें स्पिन निकालो, स्पिन इसमें निकालो, तो इसमें देखो क्या है? प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, कैंसिल हो गया। टोटल स्पिन कितना निकल के आया? 0। तो तुम अगर हुंड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, सुनना, तुम अगर हुंड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो केवल तभी तुम्हें जो मल्टीप्लिसिटी निकलेगी स्पिन की वो मैक्सिमम मिल पाएगी, अदरवाइज तुम्हें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं मिलेगा। मतलब अगर तुम हुंड प्रिंसिपल के साथ थोड़ी भी नौटंकी किए, थोड़ा भी गड़बड़ी मचाए, तो जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिल रहा था, जो स्पिन की काउंटिंग कर रहे थे प्लस हाफ माइनस हाफ करके, वो मैक्सिमम नहीं मिलेगी। इसीलिए यहां पर मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है। मतलब बाकी तुम्हें अप्लाई करके दिखाना नहीं होगा, कोई नीड नहीं आपको बोर्ड के लेवल पे। आप बस इतना याद रखो कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का सेंस क्या है यहाँ पे, कि जब तुम हम हुंड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तब हमें मल्टीप्लिसिटी मतलब स्पिन का जो सम है वो हमें मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए 3 रूल हो गए, अबाउ प्रिंसिपल, n+l रूल और हुंड प्रिंसिपल। इसी में एक रूल और आता है बहुत ज्यादा एग्जाम में, वो रूल लिख लीजिए। देखिए वो रूल क्या होता है, इस रूल को कहते हैं, दिस रूल इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दिस रूल इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस नियम को हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है मेरा प्यारा बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता क्या है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है नो एनी टू इलेक्ट्रॉन, नो एनी टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, no any two electrons can have all quantum numbers
सेम, ऑल क्वांटम नंबर सेम। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मतलब 3 सेम हो सकते हैं लेकिन चारों के चारों क्वांटम नंबर नहीं सेम हो सकते। इसको क्या बोलते हैं? पॉली एक्सक्लूजन। मैंने पहले ही बताया था कि चारों क्वांटम नंबर कभी मैच नहीं कर सकते हैं। भैया 2 इंसान नहीं मैच कर सकते कभी। भाई शकल मैच कर जाएगा, कहो सर चिंकी मिंकी तो बिल्कुल एक जैसी लगती है, तो बेटा एक जैसी लगती हो लेकिन उनका नेचर अलग होगा। 100% कोई चीज मैच नहीं कर सकती है। तो उसी तरीके से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि माना ये एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। देखो आपको सर ये दोनों इसी में है, तो इसी में है तो सेल n सेम हो जाएगा, l सेम हो जाएगा, और इस बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि m भी सेम हो जाएगा, मान के चलो। लेकिन एक क्लॉकवाइज होगा प्लस आप एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो s अलग हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ क्वांटम नंबर में डिफरेंस जरूर आ जाएगा। चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के। ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इतनी चीज समझ लेने के साथ ही साथ में हम लोग करेंगे क्या? हम लोग, मेरा प्यारा बच्चा, नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, अब अटेंडेंस ले लेता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होती है उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस